ये थी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन मूवी, जिसमें हमें एक ऐसे बच्चे को दिखाया जाता है जो पैदा तो किसी 100 साल के बूढ़े आदमी जैसा होता है, लेकिन वह उम्र के साथ धीरे धीरे जवान होता जाता है। तो फिल्म के शुरुआत में एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम डेजी होता है और वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वहीं पर उसके साथ उसकी बेटी कैरोलिना भी होती है, जिसे वह अपने आखिरी समय में 1918 की एक कहानी सुनाती है। वह बताती है कि उस समय मिस्टर कैट्यू नाम का घड़ी बनाने वाला बहुत मशहूर आदमी था, जो कि बहुत कुशल घड़ी साज था। एक दिन उनके शहर की स्टेशन के लिए घड़ी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया गया। तब मिस्टर कैट्यू घड़ी बनाने में बिजी हो गए, लेकिन यह वर्ल्ड वॉर 1 का समय था और हालात खराब होने की वजह से आम जनता को युद्ध के लिए जाना पड़ा। इस युद्ध में मिस्टर कैट्यू के इकलौते बेटे को भी शामिल होना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उन्हें पता चला कि उनका बेटा युद्ध में मारा गया। यह जानकर मिस्टर कैट्यू की पूरी जिंदगी ही पलट गई और वे बहुत ज्यादा निराश हो गए। अब उनकी घड़ी भी बनकर तैयार हो चुकी थी, जो कि काफी सुंदर और विशाल होती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब उनकी घड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो वह घड़ी आगे चलने के बजाय पीछे चलने लगती है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और वे पूछते हैं कि आखिर एक माहिर घड़ी साज से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तब मिस्टर कैट्यू सभी को बताते हैं कि उन्होंने इस घड़ी को ऐसा इसलिए बनाया ताकि गुजरा हुआ समय वापस लाया जा सके और उनके जो अपने खास बिछड़ गए हैं वो वापस मिल जाएं। यह सुन वहाँ पर मौजूद सभी लोग मिस्टर कैट्यू के जज्बात को समझ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उपस्थित हर किसी ने जंग में किसी न किसी अपने को खोया था। डेजी बताती है कि उसके बाद मिस्टर कैट्यू को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि शायद वे दुख से मर गए या फिर समुद्र की गहराई में कहीं छिप गए। यह सब उनका अंदाजा था, पर असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। फिर इसके बाद डेजी कैरोलिना से कहती है कि वह उसे एक डायरी पढ़कर सुनाए, जो कि उसके सबसे बेहद खास दोस्त की है। तो डायरी की शुरुआत 4 अप्रैल 1985 से होती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं मरने से पहले अपने वसीयत में कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ। हालांकि मेरे पास वसीयत में देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, और ऐसे ही मैं इस दुनिया को भी खाली छोड़ दूंगा, जैसे खाली हाथ दुनिया में आया था। मेरे पास सिर्फ मेरी एक कहानी है, जिसे मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ। मेरा नाम बेंजामिन बटन है और मैं उस दिन पैदा हुआ था जब चारों तरफ लोग वर्ल्ड वॉर 1 के समाप्त होने की खुशी में जश्न मना रहे थे। लेकिन हमारे घर ना तो जश्न का माहौल था और ना ही ज्यादा देर तक खुशी टिक पाई, क्योंकि मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी और मैं अपनी माँ का एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा कि उन्होंने मुझे यह खूबसूरत जिंदगी दी। बेंजामिन बताता है कि मेरी माँ ने मरने से पहले मेरे पिता से वचन लिया था कि वे हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन जब मेरे पिता ने मुझे पहली बार देखा और वे तुरंत मुझे नहर में फेंकने के लिए दौड़ पड़े। वे मुझे फेंकने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ गया, जिसके डर से उन्होंने मुझे नहर में फेंकने के बजाय एक ओल्ड एज होम के सामने सीढ़ियों में छोड़ आए। पर तभी वहाँ पर काम करने वाली एक महिला क्वीनी की मुझ पे नजर पड़ी और उन्हें मुझ पर दया आ गई। चूँकि उनके खुद कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे पालने का फैसला किया। उस रात को मैं बहुत बीमार था, इसलिए उन्होंने मेरा डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इसमें तो तमाम बीमारियां हैं जो किसी 90 से 100 साल के बूढ़ों में होती है। यह बच्चा बहुत कमजोर है और इसके बचने की बहुत कम संभावनाएं हैं, इसलिए शायद यह जल्दी ही मर जाए। क्वीनी मुझे हॉस्पिटल से घर लाती है और वहाँ पर मौजूद सभी बूढ़े लोगों को बताती है कि यह मेरे बहन का बच्चा है और इसका नाम बेंजामिन बटन है, जो कि आज से हमारे साथ ही रहेगा। इस पर किसी को ऐतराज नहीं होता और वे सभी मुझे खुशी खुशी अपना लेते हैं। क्वीनी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ क्वीनी से प्यार करता हूँ। इस तरह से मेरी छोटी सी दुनिया बस मेरी माँ और ओल्ड एज होम तक ही सीमित रहती है। बेंजामिन अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, पर साथ में वह कमजोर भी होता है, जिसकी वजह से वह न तो चल पाता है और न ही दूसरे बच्चों के साथ खेल पाता है। उसे चलने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करना पड़ता है। जब बेंजामिन 7 साल का होता है, तब क्वीनी उसे अपने साथ चर्च ले जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चे की ईश्वर से दुआ करती है, क्योंकि काफी समय से उसका स्वयं का बच्चा नहीं हो रहा था, और साथ में फादर से बेंजामिन के सेहत के लिए दुआ करने को कहती है। तब फादर मेरे लिए ईश्वर से दुआ करता है
और मुझे खड़ा होने के लिए कहता है। मैं किसी तरह से बड़ी जद्दोजहद करके खड़ा होने में कामयाब हो जाता हूँ। यह देख सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फादर भी ईश्वर से शुक्रिया कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर बेंजामिन तो खुद को खुदा का करिश्मा समझ रहा था। अब बेंजामिन 12 साल का हो चुका था और बैसाखी की सहायता से चलने भी लगा था। तभी वहाँ पर उनके ओल्ड एज होम में एक बहुत ही सुंदर लड़की डेजी आती है, जिसकी नीली आंखें देख बेंजामिन उसे देखता ही रह जाता है और दोनों की देखते ही देखते दोस्ती हो जाती है। एक रात जब बेंजामिन और डेजी खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डेजी की दादी आ जाती है और वह डेजी को कमरे से बाहर भगाकर बेंजामिन को डांटने लगती है और उसके नियत पर भी शक करने लगती है, जिसका बेंजामिन को कोई आइडिया ही नहीं था। आखिर एक बच्चे के बारे में वह ऐसा सोच भी कैसे सकती है। बेंजामिन इससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वह अपनी माँ क्वीनी के पास जाकर रोने लगता है। उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब उसे समझने लगेंगे। इसके कुछ वर्ष बाद ही बेंजामिन की छोटी बहन भी इस दुनिया में आ जाती है, जिस पर उसकी माँ अपना सारा ध्यान देने लगती है और बेंजामिन को नजरअंदाज करने लगती है। पर बेंजामिन अब बड़ा हो रहा था और वह धीरे धीरे ज्यादा मजबूत होने लगा था। एक बार ओल्ड एज होम में एक महिला रहने के लिए आती है, जो बेंजामिन को बहुत अच्छी लगने लगती है। अब बेंजामिन उससे पियानो सीखने लगता है। वह महिला उसे समझाती है कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे करते हैं। इसलिए हमें किसी भी काम को पूरे दिल से मन लगाकर करना चाहिए। एक दिन बेंजामिन समुंदर के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठा हुआ होता है, पर तभी वहाँ पर एक शिप का कैप्टन माइक आ जाता है और वह उसे अपने साथ शिप पर काम करने का ऑफर देता है, क्योंकि उसके बाकी सहकर्मी काम करने नहीं आए थे। बेंजामिन इस काम के लिए तैयार हो जाता है और उसे इस काम में इतना ज्यादा मजा आता है कि वह इसे बिना पैसों के भी कर देता। अब बेंजामिन जवान हो रहा था और जब भी वह डेजी से मिलता तो उसे बहुत अच्छा लगता। एक दिन वह डेजी को भी अपने साथ शिप पर ले गया, जिससे डेजी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। पर अब बेंजामिन अपने काम को मन लगाकर करना चाहता था, इसलिए वह घर को छोड़ने का फैसला करता है। इससे उसकी माँ और डेजी बहुत दुखी होते हैं, पर बेंजामिन रुकता नहीं और शिप पर जाने के दौरान डेजी से वादा करता है कि वह उसे खत लिखता रहेगा। अब वह पूरा समय शिप पर ही रहने लगा और उसका माइक से कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, जिसके बाद वह एक लंबे सफर पर निकल गया। इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से होती है और वे दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद ही वह महिला उसे छोड़कर चली जाती है। इसी बीच माइक की नजर बेंजामिन पर पड़ती है और वह कहता है कि बेंजामिन, तुम दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहे हो। पहले तुम बूढ़े थे पर अब जवान हो गए हो। तब बेंजामिन उसकी बातों को घुमाते हुए कहता है कि लगता है तुमने ज्यादा चढ़ा रखी है। दूसरी तरफ डेजी का बेली डांस ग्रुप में सिलेक्शन हो जाता है। अब समय वर्ल्ड वॉर 2 का आ गया था। जब जर्मनी ने अमेरिका पर हमला कर दिया, तब अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाता है। बेंजामिन इस लड़ाई में खुद तो शामिल नहीं होता, पर वह अपने शिप की सहायता से पेट्रोल सप्लाई का काम करने लगता है और खराब हुए जहाज को समुंदर के किनारे ले आता है। लेकिन एक दिन बेंजामिन के शिप पर हमला हो जाता है, जिसमें माइक सहित उसके तमाम साथी मारे जाते हैं, जिसके कारण बेंजामिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह वापस घर आ जाता है। घर वापस आने पर उसे कोई नहीं पहचान पाता, यहाँ तक कि डेजी भी उसे नहीं पहचान रही होती, क्योंकि बेंजामिन अब काफी जवान हो चुका था। लेकिन फाइनली वह उसे पहचान लेती है और इसके बाद वे दोनों काफी समय एक साथ बिताते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। वहीं पर बेंजामिन की मुलाकात थॉमस बटन से होता है और वह बेंजामिन को एक ऐसा राज बताता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। थॉमस बताता है कि वही उसका असली पिता है और वह अपने आप से काफी शर्मिंदा है कि वह बेंजामिन को ऐसी हालातों में छोड़कर चला गया था। ऐसा कहकर वह अपनी तमाम संपत्ति को बेंजामिन के नाम कर देता है। बेंजामिन पहले तो काफी गुस्सा होता है, लेकिन आखिरकार वह अपने पिता को माफ करके आखिरी पलों में उनके साथ रहता है। उन्हीं दिनों में बेंजामिन को एहसास होता है कि उसे डेजी से प्यार है और उसे डेजी को बताना चाहिए। तब वह डेजी के पास जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि बहुत देर हो गई है।
क्योंकि डेजी अब कामयाब डांसर बनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आगे बढ़ चुकी होती है। अब वह उदास मुंह लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है। कुछ साल बाद वे दोनों वापस से मिल जाते हैं, क्योंकि दरअसल इस दौरान डेजी की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डांसिंग का करियर खत्म हो जाता है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन डेजी बेंजामिन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, क्योंकि शायद वह खुद को बेंजामिन के लायक नहीं समझती। पर एक बार फिर से किस्मत चमकती है और कुछ वर्ष बाद वे दोनों फिर से मिलकर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। उनकी एक प्यारी बेटी भी हो जाती है, जिसके साथ उनकी फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है। पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, बेंजामिन को एहसास होता है कि वह बच्चा बनता जा रहा है। तब वह अपनी सारी संपत्ति डेजी के नाम कर वहाँ से चला जाता है और साथ में एक पत्र भी छोड़ता है कि डेजी उसका इंतजार न करे और दूसरी शादी करके हमेशा खुश रहे। डेजी को छोड़ने के बाद बेंजामिन दुनिया घूमने में बिजी हो जाता है। पर एक दिन उसे ओल्ड एज होम से क्वीनी की बेटी का फोन आता है, जो कि अब ओल्ड एज होम को चला रही होती है। जब बेंजामिन ओल्ड एज होम पहुंचता है, तब वह फिर से एक बार डेजी से मिलता है, जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी होती है। हालात तो यहाँ तक हो जाती है कि जब बेंजामिन 10 साल का हो जाता है, तब डेजी बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है और उसे बेंजामिन के नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं होता। बेंजामिन अब ओल्ड एज होम में ही रहने का इरादा करता है और डेजी भी उसके साथ रहने लगती है। वह बेंजामिन का बिल्कुल उसकी माँ की तरह ख्याल रखती है और वक्त गुजरने के साथ बेंजामिन बूढ़ा होने के बजाय धीरे धीरे छोटा बच्चा बनता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब बेंजामिन किसी न्यू बॉर्न बेबी जितना छोटा हो जाता है और आखिरकार डेजी की गोद में उसकी मौत हो जाती है। कैरोलिना जब डायरी को पढ़कर खत्म करती है, तब उसे डायरी को पढ़ने के बाद एहसास होता है कि बेंजामिन और कोई नहीं बल्कि उसके पिता थे और यह कहानी उनकी हकीकी जिंदगी थी। इतने में ही डेजी की भी मौत हो जाती है और इस तरह से फिल्म काफी इमोशनली खत्म होती है। आपका और हमारा साथ भी।